हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो हमारे क्लास 11th व हमारे आईआईटी व नीट के एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक्स है। और इसको आज डिटेल में हम वन बाय वन बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक इन्वॉल्व है जो हमारे सिलेबस में जो हमको कवर करने हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने अभी से पहला 3 वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। 3 वीडियो अपलोड कर दी है और जो 3 वीडियो अपलोड की उसमें क्या क्या टॉपिक हमने डिलीवर किए वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उन तीनों वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि आप उन 3 वीडियो को भी देख सके। और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या है, केवल कार्बन जो एटम होता है, कार्बन एटम, ये कार्बन एटम होता है हमारा C, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। क्लियर है। और ये जो कार्बन एटम है ये p ब्लॉक का एलिमेंट है, p ब्लॉक का एलिमेंट है, ये इतनी जानकारी होती है। और कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बन का हीरा, ग्रेफाइट, डायमंड। ओके, ये क्या है, कार्बन के एलोट्रोप्स एंड फुलरेंस, वो कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। तो कार्बन से रिलेटेड हमें तमाम जानकारी हासिल करनी, लेकिन यहाँ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो जाएगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्लियर बात। तो इसको पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? 6 पार्ट्स में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया, और जिसमें से वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला जो पार्ट है कि वो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही सिलेक्टेड है, वाइड टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पर केवल ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सेकेंड टॉपिक होगा हमारा। थर्ड टॉपिक होगा फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है उनको समझने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म की जानकारी हासिल होनी चाहिए अच्छे तरीके से, तो उनको हम डिटेल में यहाँ बात करेंगे। चौथा टॉपिक होगा हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम शुद्धिकरण कैसे करते हैं, प्योरीफाई कैसे करते हैं, वो बात करेंगे। पांचवा क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी के आधार पर किसी कंपाउंड को हम कैसे एनालिसिस करते हैं, उसको हम बात करेंगे। और 6th हमारा टॉपिक होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो क्वांटिटी उसकी मात्रा के आधार पर हम एनालिसिस करेंगे। ओके, चलिए अब वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। अब जीओसी में सबसे पहले हम बात करें कार्बन एटम। कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है, p ब्लॉक का एलिमेंट होता है। और जो कार्बन की जो वैलेंस सेल होते हैं हमारे, ये वैलेंस सेल, इसमें ये वैलेंस सेल है, इसमें 2s2 और 2p2। तो इनके बिहार पर कार्बन की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, सॉरी 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। वैलेंसी होगी इसकी 4। तो 4 वैलेंसी के हिसाब से क्या होगा, टेट्रा वैलेंसी रिप्रेजेंट करेगा। टेट्रा वैलेंसी रिप्रेजेंट करता है कार्बन। क्लियर बात। और साथ ही एक बात और ध्यान रखना, टेट्रा वैलेंसी, इसके कार्बन के जो कंपाउंड्स हमारे जनरली, उसको हम बात करेंगे। इसके कंपाउंड्स को बेसिकली एक टॉपिक हमारे पास कहाँ पर, ये रहा, होमोलॉजियस सीरीज, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे 2 पोर्शन हमारे, पोर्शन 1 और पोर्शन 2। और पोर्शन 1 का कुछ पोर्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो आज हम पोर्शन 1 2 को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर बात। अब हम बताते हैं आपको होमोलॉजियस सीरीज क्या है हमारी ना। सीरीज ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हमेशा CH2 का डिफरेंस रहता है। कितने का डिफरेंस रहता है? CH2 का डिफरेंस रहता है। एक ऐसी सीरीज जब जनरेट करने से जिसमें हमेशा CH2 का डिफरेंस होता है तो वो होमोलॉजियस सीरीज होती है। अब होमोलॉजियस सीरीज के अंदर जो पोर्शन आते हैं हमारे, हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। कौन आते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं हमारे। एक होता है हमारा सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। क्लियर है।
और जो सैचुरेटेड होता है इसका जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n+2, CnH2n+2। सपोज n की वैल्यू 1 2 हम फिल करते हैं तो हमारा पहला हाइड्रोकार्बन बनता है मीथेन CH4, दूसरा हाइड्रोकार्बन बनता है C2H6। क्लियर बात। और इनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सभी में। कैसे होते हैं सैचुरेटेड में, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। और इन सीरीज को बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन सीरीज होती है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन्स वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर। और एल्केन्स जो हमारा होते हैं इनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। कौन सा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। इतनी जानकारी हमें हासिल होनी चाहिए। क्लियर। अब जो अनसैचुरेटेड होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसमें एल्कीन सीरीज जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एक होता है एल्काइन सीरीज और जिसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n और इसका जनरल फॉर्मूला बनता है CnH2n-2। क्लियर है। यदि इसमें n की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 या 2 पुट करते हैं तो बनता है C2H4 और इसमें n की वैल्यू यदि 2 पुट करते हैं तो बनता है C2H2। ओके। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp होता है। बॉन्ड एंगल 120 होगा यहाँ पर और यहाँ पर बॉन्ड एंगल होगा 180। जो ज्योमेट्री बनती है इस ज्योमेट्री को बोलते हैं प्लेनर और यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेंगे लीनियर। क्या कौन से बनेंगे, लीनियर। और यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनती है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। क्लियर बात। तो इतनी जानकारी हमें हासिल होनी चाहिए। ये हम बात करें सब कार्बन के विषय में जानकारी। कार्बन का ही फॉर्म्स होता है हमारा ये हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर। अच्छा, अब थोड़ी सी जानकारी हासिल और करनी है हमें। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की जानकारी हासिल करनी। और सिग्मा और पाई बॉन्ड को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। हमारी केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसके अंदर हमने कवर किया। यदि आपने हमारे वो केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर नहीं देखा तो हम उस पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि उसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन के विषय में डिटेल स्टडी आप कर पाएंगे। क्लियर है। तो सिग्मा बॉन्ड जैसे अगर बात करने लगे मीथेन, तो मीथेन में यदि हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हो तो इसकी स्ट्रक्चर होती है दिस वन। तो क्वेश्चन आता है काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड की जितने भी एकल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो सब कौन से बॉन्ड होते हैं, सिग्मा होते हैं। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो इसके पास कितने सिग्मा, 4 सिग्मा होते हैं। अगर मैं कोई और उदाहरण लिख देता हूँ CH3 CO CH3, सपोज ये लिख दिया एसीटोन। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, तो इसमें ये CH3, ये C डबली बॉन्डेड हो, सिंगली बॉन्डेड CH3 दिस वन। तो एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, सिग्मा, ये सिग्मा, एक पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। तो 6 सिग्मा, 3 सिग्मा तो ये हो गए और एक 4 और एक 5 6 7 8 9, यानी सिग्मा कितने हो गए 9 और पाई कितने हो गए 1। अब ये पहचान कैसे होती है, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सभी सिग्मा बॉन्ड होते हैं और जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है उन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। इसी प्रकार जहाँ पर यदि ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं उनमें 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होता है। इस तरीके से हम पहचान कर पाते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को। ओके। तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की हम काउंटिंग समझ सकते हैं आसानी से। अब जैसे यहाँ C2H4 है, सपोज इसकी स्ट्रक्चर बनानी हो तो C2H4 की जो स्ट्रक्चर बनती है हम यहाँ बना देते हैं C डबल बॉन्ड CH H H, ये तो एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, ये पाई हो जाएगा एक इनमें, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो 1 2 3 सिग्मा, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5, तो सिग्मा कितने हो जाएगा 5 और पाई कितने हो जाएगा 1। ओके। इसी प्रकार अगर हम एल्काइन में बात करें, जैसे एल्काइन में C2H2 का लिया हमने उदाहरण, तो C2H2 की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, ये एक सिग्मा, ये बॉन्ड होगा, एक सिग्मा इनमें, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा। तो 1 2 3 4, यानी सिग्मा कितने होंगे 4 और पाई कितने हो जाएंगे, पाई कितने हो जाएंगे 2 पाई हो जाएंगे, 2 पाई, सॉरी, ये सिग्मा 2 पाई 1 2 3 हमारे सिग्मा हो जाएगा 2 पाई। डबल ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई 1 सिंगल, ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है। क्लियर है। तो ये जानकारी हमें हासिल होनी चाहिए। और साथ ही एक चीज़ और लिखा है इसमें GOC में, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
अब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन का बहुत डिटेल में अध्ययन हम कर पाएंगे। प्लेलिस्ट में हम जो लिंक डालेंगे उसमें एक वीडियो हमारी हाइब्रिडाइजेशन के नाम से, वो 2 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो रखी होगी वो भी, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा उसको भी चेक देखना और वहाँ पर देख पाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। क्लियर? तो ये तो हम केवल इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, लेकिन हम लिंक पूरे चैप्टर से रिलेटेड दे देंगे आपको, ताकि लिंक की हेल्प से आप पूरी वीडियो को देख सके। क्लियर बात? अच्छा, अब इसमें एक चीज़ लिखी, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। शेप से मतलब जैसे ये है, ये हमारा हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, इनकी शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। एल्केन की शेप कैसी होती है? हमारी प्लेनर होती है। एल्काइन की शेप कैसी होती है? हमारी लीनियर होती है। क्लियर? इस शेप की हम बात कर रहे हैं। और एक चीज लिखा है 3D रिप्रेजेंटेशन। अब 3D में हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम थोड़ा सा ये बता देते आपको। इनको साथ साथ आप नोट कर लेना, नोट करो इसको। देखो 3D में सपोज मीथेन को हमें रिप्रेजेंट करना हो, CH4 स्ट्रक्चर तो बनती है ये इसकी H। बेसिकली ये स्ट्रक्चर नहीं होती, क्योंकि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। देखने में लग रहा है 109 डिग्री 28 मिनट, नहीं ना। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, समझो जैसे ये मेरी हैंड है, ये 2 बॉन्ड था एक प्लेन में, एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर, एक बॉन्ड प्लेन के नीचे। तो 3D में हमें इसे सोचना पड़ेगा। 3D को बोर्ड पर हम आसानी से नहीं बना सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं। देखो ये हमारा हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन हमारा ये है और एक हाइड्रोजन इसके अंदर घुसा जा, अंदर घुसे को हम ऐसे दिखा रहे, ये अंदर घुसा, एक हाइड्रोजन इसके ऊपर खड़ा है, ये ऐसे ऊपर खड़े हुए को हम इसे इस तरह से दिखाते हैं, ऐसे दिखाते, एक हाइड्रोजन ये हमारा। तो इसके बीच जो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अब इसमें जो इन प्लेन बॉन्ड होते हैं, इन प्लेन 3 टाइप के बॉन्ड। इन प्लेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस वन, बिलो दी प्लेन, बिलो दी प्लेन, बिलो दी प्लेन को हम दिखा रहे इस डॉटेड लाइन से। अबो दी प्लेन, अबो दी प्लेन को हम दिखा रहे डार्क लाइन से, दिस वन। क्लियर? ये है 3D में रिप्रेजेंटेशन। तो 3D में इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और इस रिप्रेजेंटेशन को फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। क्लियर बात? तो फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। तो ये हमारा केवल जनरल इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है, इसमें बहुत स्टडी हो सकती है। आप इसको जितना डिटेल में स्टडी करोगे उतना कर सकते हैं। इसमें हमने ये चीज़ हाइब्रिडेशन काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आपने प्लेलिस्ट में आप देखोगे काउंटी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, और शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल शेप भी वहीं पर कवर हो रखी, और कार्बन के बारे में थोड़ा सा हमने अभी आपको डिस्कस किया। आप इसके लिए और स्टडी और भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम जहाँ से एग्जाम्स में हमारे पुटअप होगी वो हम डिस्कस करेंगे। हम वीडियो के बीच में सब कुछ आता रहेगा, 1 बाय 1 आप वहाँ तक जाएंगे जैसे जैसे, तो वो सब बात हमें समझ में आती जाएगी। ये था हमारा जनरल ऑर्गेनिक का। अब थोड़ा हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो इसके अंतर्गत हम ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके अपनी प्लेलिस्ट में, आइसोमेरिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, लास्ट वीडियो लेक्चर में आइसोमेरिज्म किया था। IUPAC की 2 वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके। होमोलॉजी सीरीज अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम बात करते हैं एसाइक्लिक, साइक्लिक, अनबेंजोनोइड एंड नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, इनको हम बात करते हैं। क्लियर है? एक बार आप इस चार्ट को ढंग से नोट कर लेना ताकि हम फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सके। क्लियर बात? चलिए हम बात करते हैं एसाइक्लिक। एसाइक्लिक सपोज मैंने ये लिख दिया कंपाउंड CH3 CH2 CH3, ये एसाइक्लिक कंपाउंड यानी लीनियर चेन के रूप में, इसको बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। अगर इसी को मैं इस तरीके से लिख दूँ CH3 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये होगा साइक्लोप्रोपेन। तो जो हम बात करें एसाइक्लिक साइक्लिक, तो इसको बोल लेंगे हम एसाइक्लिक, इसको बोल लेंगे साइक्लिक। एसाइक्लिक वहाँ होगा जहाँ पर चेन नहीं होगी, और साइक्लिक वहाँ होगा जहाँ पर चेन होगी।
सपोज हम बात करने लगा CH3 CH2 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 CH3 1 2 3 4 5 6, ये होगा हेक्सेन। हेक्सेन और हम इसी को इस तरीके से लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। अगर इसमें डबल बॉन्ड इस तरह डाल दिया जाए अल्टरनेशन में तो ये हमारा बेंजीन हो जाएगा। तो ये इस टाइप के जो कंपाउंड इनको बोलते हैं साइक्लिक, और जो इस टाइप से लीनियर चेन या ब्रांच की फॉर्म हो गए उनको हम बोलते हैं ए साइक्लिक कंपाउंड्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे केमिस्ट्री बन सकते हैं इनको बेस्ड, तो घबराने की कोई बात नहीं, केवल हमें इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन स्टडी करना। ओके, तो हम थोड़ा सा बात करते हैं आपके लिए साइक्लिक के अलावा बेंजोनोइड एंड नॉन बेंजोनोइड कंपाउंड्स। बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो जिनमें बेंजीन रिंग एज ए पेरेंट एटम प्रेजेंट होगा, एज ए पेरेंट बेंजीन मस्ट होगी जिनके अंदर, तो उनको बोलते हैं बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होगी लेकिन उनके अंदर एरोमेटिक करेक्टर होगा तो उसको बोलते हैं नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसको हम डिटेल में बात करेंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो का टाइटल होगा एरोमेटिसिटी। उसमें हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होती है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो हम डिटेल में बात करेंगे। उस पर बेस्ड प्रॉब्लम आ रहे नीट CSIR नेट उस लेवल के एग्जाम्स में भी आती है। ओके, यहाँ बात करें बेंजीनोइड कंपाउंड। सपोज जैसे हमने ये लिख दिया बेंजीन, ये बेंजीनोइड कंपाउंड है। अभी हमने ये लिख दिया ये नेप्थिलीन, ये बेंजीनोइड कंपाउंड है। एक कंपाउंड हमने ये लिख दिया एंथ्रासिन, ये बेंजीनोइड कंपाउंड है। एक कंपाउंड हमने ये लिख दिया OH, ये फिनोल, ये बेंजीनोइड कंपाउंड है। एक कंपाउंड हमने ये लिख दिया NH2, ये बेंजीनोइड कंपाउंड है। एक कंपाउंड हमने ये लिख दिया बेंजोइक एसिड, ये बेंजीनोइड कंपाउंड है। एक कंपाउंड हमने ये लिख दिया बेंजल्डिहाइड, ये बेंजीनोइड कंपाउंड। तो ये सारे क्या बेंजीनोइड कंपाउंड्स है। क्लियर? अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिख देते हैं जो नॉन बेंजीनोइड, जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है और लेकिन उनके अंदर एरोमेटिक करेक्टर होता है। एरोमेटिक करेक्टर में मेन बात ध्यान रखना, उसके अंदर डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और ईच कार्बन एटम कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये होता है उसके अंदर। क्लियर है? तो ये कुछ प्रॉपर्टी और वो फॉलो करते हैं हकल रूल को। हकल रूल क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम प्रेजेंट होता है उसके अंदर। यदि n की वैल्यू हम 1 पुट कर देते तो कितने हो जाएगा? 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। सपोज यहाँ पर बात करना है, इसके लिए n की वैल्यू 1 होती है बेंजीन के लिए, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड हकल रूल को फॉलो करा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड कितने? 3, तो एक पाई बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए 2, 2 या 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसके लिए n की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरीके से ये जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं हकल रूल को फॉलो करते हैं। क्लियर बात? अच्छा, एक जो नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड हो हम उसकी बात कर लेते हैं। ये होता है हमारा ट्रोपीन। स्ट्रक्चर बनेगा ये डबली बॉन्डेड। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन मेंबर्ड होगी ये रिंग ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ये दिस वन 7 मेंबर्ड रिंग है हमारी ट्रोपलिन। इसके अलावा एजुलिन बना सकते हैं एक 7 मेंबर्ड रिंग के अंदर एक 5 मेंबर्ड रिंग और जोड़ना, एजुलिन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नहीं ये 7 मेंबर बनानी है हमें, 6 मेंबर नहीं 7 मेंबर। इसको एक मेंबर हम यहाँ से इसको एक्स्ट्रा देंगे।
दिस वन। देखते काउंट करते कितने मेंबर हुई, दिस दिस दिस। देखो ये 7 मेंबर होगी हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें एक मेंबर हम यहाँ ये 5 मेंबर रिंग फ्यूज कर देंगे। ये होगी 1 2, ये छोड़ देंगे, 1 2 ये छोड़ देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये छोड़ देंगे। तो ये हमारी एजुलिन होगी। एजुलिन में एक 7 मेंबर है, एक 5 मेंबर रिंग फ्यूज होती है। तो इन कंपाउंड को बोलते हैं नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है? तो ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कौन से बेंजोनोइड होते हैं, कौन नॉन बेंजोनोइड एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। क्लियर बात? और साथ में एक लिखा है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बेसिकली जितने हमारे हेट्रोसाइक्लिक जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन एटम को रिप्लेस कर देते हैं किसी हेट्रो एटम के थ्रू। कार्बन एटम को रिप्लेस कर देते हैं किसी हेट्रो एटम के थ्रू, तो वो बन जाता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सपोज हम बात करने लगा, अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की हम बात करने लगा, ये ऑक्सीजन हमारा, ये हमारा CH2, ये CH3, ये CH3, ये साइक्लोप्रोपेन। अगर इसका हम ऑक्सीजन, ये कार्बन यहाँ तक रिप्लेस करते हैं किसी ऑक्सीजन एटम के थ्रू, हेट्रो एटम के थ्रू, हेट्रो एटम में ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन और हेलोजन, ये हेट्रो एटम होते हैं, इनके थ्रू रिप्लेस कर देते हैं कार्बन एटम को, तो वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। इसको बोलेंगे इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड। अच्छा, इसके अलावा हम ऑक्सीटेन बना सकते हैं। सपोज जैसे ये हमारा, ये तो हमारा साइक्लोब्यूटेन है, लेकिन अगर इसमें एक ऑक्सीजन यहाँ रिप्लेस करेंगे, इसको बोलते हैं ऑक्सीटेन। ये हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बन जाता है। क्लियर है? इसके अलावा हम बना सकते हैं पायरिडीन बना सकते हैं। लो ये बनाया थे हमने, यहाँ ये H, ये पायरिडीन हो जाएगा हमारा, ये पायरिडीन हो जाएगा। और यहाँ पर नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देंगे ये कार्बन एटम को, दिस, ये हमारा बन जाएगा। ये भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी हमने उसको रिप्लेस कर दिया नाइट्रोजन के थ्रू कार्बन को। तो ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल बन जाते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जाम्पल बन जाते हैं। और इसको बोलते हैं पायरिडीन, इसको बोलते हैं पायरिडीन, पायरिडीन। ठीक है? तो ये हमारे क्या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, पायरिडीन। और इसमें सल्फर से भी रिप्लेस कर देते हैं, ऑक्सीजन से भी रिप्लेस कर देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स बन जाते हैं। इसकी खुद में केमिस्ट्री आप डिटेल में बात करें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की बहुत डिटेल स्टडी होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में ये कि हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है? जब भी कार्बन एटम को रिप्लेस कर देते हैं किसी हेट्रो एटम के थ्रू, हेट्रो एटम ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन्स, तो ये कंपाउंड जनरेट करते हैं, उस कंपाउंड को बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक होगी, कार्बन रिप्लेस होगा हेट्रो एटम के थ्रू, जनरेट करेगा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्लियर है बात? अच्छा, तो ये था हमारा सेकंड पोर्शन के बारे में, और इसमें आइसोमेरिज्म और IUPAC हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर बात? अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, इसको केवल इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन बात करेंगे, बाकी डिटेल में हम बात करेंगे बाद के वीडियो लेक्चर में। इसके अंदर क्या फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आपको एक बात समझा देते हैं। देखो एक रिएक्शन लिख दी मैंने, A2P, ये कोई रिएक्शन है, A रिएक्टेंट है हमारा, ये P क्या प्रोडक्ट है। तो A रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, इंटरमीडिएट फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए या रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए किसी अटैकिंग एजेंट की ज़रूरत होती है जो अटैक करता है, और उसमें एनर्जी देनी होती है। एनर्जी देने के बाद वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फिर बॉन्ड नए बनते हैं। तो इसमें कई सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के आधार बताते हैं। सपोज ए है, इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद कोई AE प्रोडक्ट बनना है, ये कोई इंटरमीडिएट बनता है। फिर इसको हम EE बाद में फाइनलाइज, ये क्या देता है? प्रोडक्ट देता है, और प्लस इसमें से कोई प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है। तो ये जो सारी स्टेप्स है, इन सब स्टेप्स की जो स्टडी की जाती है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म।
और रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटेल में स्टडी करेंगे, और उसमें हम बात करें कैसे बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो इसी पोर्शन के अंदर आते हैं। इसमें हम बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? जो किसी रिएक्शन में अटैक करते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल भी दो प्रकार के होते हैं, अभी थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इज सेड टू बी इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं उस स्पीसीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक न्यूट्रल। एक तो पॉजिटिव, एक न्यूट्रल। पॉजिटिव में उदाहरण लिख दे, सपोज जैसे हम Cl प्लस का लिख लिया, NO2 प्लस का लिख दिया, तो ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल AlCl3, BF3, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के उदाहरण हमारे। क्लियर बात? और फिर इलेक्ट्रोफाइल के अलावा एक चीज़ और है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहाँ छोड़ दिया, न्यूक्लियोफाइल को शॉर्टकट में NU लिखते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन हैटिंग स्पीसीज को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल भी दो टाइप के होता है, एक तो न्यूट्रल होता है और एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव का उदाहरण जैसे COO नेगेटिव ले लेंगे हम, है ना, या COOH नेगेटिव, या OCR नेगेटिव, ये हो जाएगा। और इसमें जो न्यूट्रल होगा RMgX हो जाएगा, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल्स बन जाते हैं हमारे। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल में स्टडी करेंगे हम, यहाँ केवल ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, फ्यूजन दे देखा। फ्यूजन बॉन्ड का फ्यूजन दो टाइप के होता है, एक होमोलिटिक, एक हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक में सपोज ए कोई बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा तो इसमें जनरेट हो गए हमारे फ्री रेडिकल। और यदि AB कोई बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड जो ब्रेक होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन अगर ये बॉन्ड हो तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि एक के पास ही चले जाते हैं, तो वहाँ पर एक कैटायन बनता है और एक एनायन बनता है, और ये बनते हैं फ्री रेडिकल। तो हम इनको भी डिटेल में बात करेंगे, बॉन्ड का फ्यूजन है। फिर इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट का रिएक्शन मैकेनिज्म में बहुत फर्क पड़ता है कि वो इलेक्ट्रॉन से किसी रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींचते हैं, तो वो बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पर होता है। रेजोनेंस की बात करें, जैसे बेंजीन के दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात करें, इंटरमीडिएट्स जैसे तीन चार टाइप के होते हैं हमारे यहाँ, जनरली कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन्स, कार्बिन्स, ये सब क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। रिएक्शन हमारे एडिशन भी होती है, सब्स्टिट्यूशन भी होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक भी होते, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एडिशन, और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, और कंडेंसेशन रिएक्शन। ये कई टाइप की रिएक्शन होती हैं। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ ली, जिसमें सब्स्टिट्यूशन भी दो टाइप का होता है, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा भी, जहाँ पर पढ़ते थे SN1 SN2 रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन भी हमने पढ़ी, जहाँ पर स्ट्रैटजेव होपमैन रूल पढ़ा, E1 E2 की बात कर रहे थे। तो हम इनको डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में। और फिर हम चौथा पोर्शन बात करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्योरिफिकेशन करते हैं। उसके प्योरिफिकेशन कई सारे मेथड है, जैसे फिल्ट्रेशन, सिंपल फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेते हैं, क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलाइज कर लेते हैं, उसमें अल्कोहल डाल देते हैं तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है अगर उन्होंने क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। सब्लिमेट करते हैं उसको, एंड डिस्टिलेशन करते हैं। और डिस्टिलेशन में कई मेथड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक्सट्रैक्शन बात करते हैं, एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम TLC की TLC पढ़ेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, हैं HPLC क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, इसमें GC क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। आज की डेट में क्रोमेटोग्राफी की एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जिसके आधार पर प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए पर्पज से यूज की जाती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो हमारे, वहाँ पर इसका काफ़ी वाइड स्कोप होता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का, तो इसकी जानकारी हमें हासिल होनी चाहिए। क्लियर बात। और फिर हम बात करेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम जो रेडिकल एनालिसिस पढ़ते हैं वो क्वालिटेटिव एनालिसिस ही होता है पूरा हमारा। कैसा होता है क्वालिटेटिव रेडिकल एनालिसिस जो हम लेबोरेटरी में करते हैं, वहाँ पर हमें एक मिक्सचर दे दिया जाता, दो कंपाउंड मिक्स कर दिए जाते, उनमें दो कैटायन होते, दो एनायन होते, तो उनका वो पूरा जो प्रोसेस हो, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते कि इसमें कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन है, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो हम वो बात करेंगे, लेकिन उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम करते हैं उसमें डिटेल में स्टडी करते हैं तो वहाँ पर डिटेक्शन आता है, डिटेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स।
तो एलिमेंट्स उसमें होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हैलोजन। इनके डिटेक्शन को हम बात करेंगे यहाँ पर डिटेल में। क्लियर है? बाकी इसकी पूरी जानकारी के लिए हम उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं ना रेडिकल एनालिसिस, वो पूरा पोर्शन हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस का भाग होता है, जो क्वालिटी के आधार पर पहचाने जाते हैं। और जो क्वांटिटी होती है लास्ट हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, जो क्वांटिटी देखकर हम चेक करते हैं कि इस कंपाउंड की क्वांटिटी इतनी। इसका एग्जाम्पल हमारे लेबोरेटरी में हम पढ़ते हैं, जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है, जो ट्राइटेशन होती है हमारी, वो सब क्वांटिटेटिव एनालिसिस का होता है। या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी जो हम करते हैं ग्रेविमेट्रिक, वो भी सब इसी का भाग होता है। और इस चैप्टर में हम इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर सबसे जो मेन बात करेंगे, हम परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कार्बन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और नाइट्रोजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सल्फर की कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा पोर्शन है, इसमें इसको हम डिटेल में बात करेंगे। तो इस तरीके से हम ये कंपोजिशंस की डिटेल में स्टडी करेंगे, हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स में हम बात करेंगे। तो मैं ये केवल एक समराइज दी आपको, और ये समराइज आपके माइंड में होना चाहिए कि इस चैप्टर्स में हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अब इसमें ये कुछ जो ये इंपॉर्टेंट है जीओसी वाला पोर्शन, इसकी जो हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी, उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो में डाल दूँगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा दी, इन वीडियो के का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में जो भी डिस्क्रिप्शन लिंक्स होगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो सारे लिंक आप एक बार ध्यान से देखना। बहुत सारी जानकारी ऐसी होगी जो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हेल्पफुल होगी। क्लियर है? इसमें कुछ जानकारी ऐसी हो जो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उन सब के प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी डाल दूंगा। आप उन सब को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे ऑलमोस्ट लगभग 30% कोर्स हमारा एक ही वीडियो में कवर होगा, क्योंकि उसमें 5-6 लिंक्स आपको अवेलेबल होंगे, जिनके आधार पर आपको काफ़ी कुछ जानकारी हासिल करेंगे। बाकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पोर्शन है, ये हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। ओके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपके लिए लाभदायक रही होगी। यदि वास्तव में आपके लिए अच्छी लाभदायक सिद्ध रहेगी ये वीडियो आप देखेंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम प्रयास करेंगे अपनी अगली वीडियो और भी अच्छी बना सके। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करना, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करना, ताकि हम कमेंट रीड करने के बाद हम अपने अंदर कुछ सुधार कर सके, ताकि आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सके। ओके, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की। ओके, थैंक यू।